ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स एक तरीके से ये ऑप्टिक्स का पार्ट है जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑप्टिक्स हमारा था, ऑप्टिक्स के दो पार्ट हमारे थे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन पढ़ना था हमें, जो कि सिलेबस में हट गया है, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरा टॉपिक था रिफ्रैक्शन, ये में हमने रिफ्रैक्शन को प्रॉपर्ली पढ़ा है। वेव ऑप्टिक्स में हमारे जो पार्ट्स हैं वो क्या है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन हमारा फिर से यहाँ पे हट गया है और हमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़ने हैं। तो इस टॉपिक हमारा इस तरीके से है। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट की नेचर क्या है, लाइट कैसे प्रोपगेट करती है मीडियम में, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे प्रोपगेट करती है, और लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, लाइट की बेसिक नेचर क्या है। तो वो क्या है हमारी ये ब्रांच फिजिक्स की, मतलब ऑप्टिक्स का साइंस है कि लाइट की नेचर को हर तरीके समझना। दो ऑप्शन थे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते थे जो रे है हमारी, उसकी कौन सी नेचर, उसकी पढ़ते थे हम पार्टिकल नेचर। यहाँ पे हम लोग रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर को हम डिस्कस करते हैं, और वेव ऑप्टिक्स में बहुत आसान है, वेव नेचर को, लाइट एज अ वेव हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब हमें पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट जो रे है हमारी, जैसे दैट ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। तो उसमें हम लोगों को इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के टॉपिक से इनको देखना है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इंटरफेरेंस तो हम तब समझेंगे जब वेव को हम बेसिक समझेंगे, तो वेव की हम बेसिक पे स्टार्ट करते हैं। तो वेव फ्रंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेव फ्रंट होता क्या है? जो वेव का फ्रंट है, वेव हमारी ये जा रही है और उसके मोशन के परपेंडिकुलर जो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट वो हमारे वेव के फ्रंट कहलाते हैं। तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन है, चलिए देखते हैं। तो वेव फ्रंट, तो ये किस फॉर्मेट में आएगा? तो ये फॉर्मेट मैंने आपको प्रॉपर एक तरीके से बनाया है। मैंने क्या किया है, क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट मैंने दिया है। यहाँ पे प्रॉपरली क्वेश्चन को डिस्कस, टॉपिक दिया है, उस टॉपिक पे किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा और उसका किस तरीके का आंसर होगा। ये हमेशा सारा फॉर्मेट मैंने इसी तरीके से बनाया है, जिससे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। तो क्वेश्चन हमारा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट। इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है, किसके बीच में? वेव फ्रंट किसे कहते हैं और रे ऑफ लाइट का उससे के साथ रिलेशन क्या होता है। सेकंड पॉइंट, व्हाट आर स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। इन तीनों वेव फ्रंट, अगर वेव फ्रंट है, ये टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स हैं, तो इनमें आपस में क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे ये वेव फ्रंट्स होते हैं, उनके एग्जांपल्स दीजिए, स्केच करिए वेव फ्रंट्स। जो अपने वेव फ्रंट्स है सारे वेव फ्रंट, जो हमारे करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट्स आएंगे, जैसे पैरेलल, जो हमने यहाँ पे स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट की बात की है, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग हमारे ये कुछ रेज आएंगी। वेव फ्रंट के टाइप भी आएंगे, पैरेलल वेव फ्रंट और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, उस हिसाब से। तो पॉइंट देखेंगे। खैर, ये हमारा यहाँ पे क्या है, एक तरीके से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमें आंसर सर्च करना है। अब वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट देखिए, जैसे एक इमेजिन करिए, एक हमारे पास एक पॉन्ड है, ठीक है, एक तालाब है, और उसकी सरफेस है फ्री सरफेस अपर वाली। एक स्टोन आपने उसमें कहीं से दूर से फेंका, कहीं से फेंका, आपने डिप किया, तो जो सरफेस, फ्री सरफेस वो पुश होगी, वो सरफेस पुश होगी तो उसके पास वाले पॉइंट अप हो जाएंगे। तो जब सरफेस पुश होगी वहां पे ट्रॉफ बनेगा, जो पॉइंट अप हो जाएंगे वहां पे क्रेस्ट्स बनेंगे, सही है। और ये जो पॉइंट दब गया है वो थोड़ी देर फिर अप होके आएगा इनर्शिया की वजह से। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं ग्राफिकली। जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट हमारी, सही है, ये हमारा जो फ्री सरफेस है किसी वाटर की, हमने यहाँ पे स्टोन डाला, सही, स्टोन को थ्रो किया यहाँ पे, जब स्टोन यहाँ पे आया तो उसने इसके वाटर को पुश कर दिया, तो यहाँ का पानी क्या चला जाएगा, पड़ोस में चला जाएगा, इधर उधर, है ना। तो ये पोर्शन यहाँ पे हमारा अप हो जाएगा, पड़ोस वाला पोर्शन हमारा अप हो जाएगा, और जहाँ पे स्टोन आया वो सरफेस हमारी नीचे को दब जाएगी। तो ये वाटर हमारा इधर गया तो यहाँ पे भी अप हुआ, ये वाटर इधर गया तो यहाँ पे भी अप हुआ है, ठीक है।
अब चूंकि ये पॉइंट अप हुआ है तो इधर से भी वाटर गया, थोड़ा सा वाटर इधर से गया, तो यहाँ पे फिर से ट्रॉफ बन जाएगा, और ये अप हुआ है तो यहाँ पे भी ट्रॉफ बन जाएगा इस तरीके से। लेकिन ये क्या है, ये आपको मतलब ये रुकी नहीं रहेगी स्टेज, जो आपने पॉइंट पुश हुआ है वो ऊपर जाना चाहेगा, जैसे जैसे आपने सरफेस पुश कर दी है, ये आपकी जो इलास्टिक एनर्जी है सरफेस की, जो सरफेस की इलास्टिक एनर्जी है, या लिक्विड में जो इलास्टिक एनर्जी है, वो इलास्टिक एनर्जी क्या करेगी, उसको आपने दबा दिया तो वो इलास्टिक एनर्जी की वजह से ऊपर जाएगा, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये आपके जो क्रेस्ट है वो पुश हो नीचे को पुल हो जाएंगे, दब जाएंगे नीचे के लिए। तो अभी ये कंडीशन है, थोड़ी देर में कंडीशन इसकी अपोजिट हो जाएगी, ये पोर्शन अप हो जाएगा, ये पोर्शन डाउन हो जाएगा, ये अप हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके से ये करस्पॉन्डिंग अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे ट्रॉफ था तो यहाँ पे क्रेस्ट बन जाएगा, यहाँ पे क्रेस्ट क्रेस्ट है तो यहाँ पे ट्रॉफ बन जाएगा। सही है, मैं लिख देता हूँ किसको क्या कहते हैं। जो उभरे हुए पॉइंट्स होते हैं इन्हें कहते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट, और ये दबे हुए पॉइंट्स होते हैं कहते ट्रॉफ, बोलते हैं सीधे ट्रॉफ बोलते हैं। सही है, इस तरीके ट्रॉफ। तो तो ये केवल आपका एक लाइन में ही नहीं होंगे, पूरा पॉन्ड में यही कहानी होगी। तो पॉन्ड में जहां पे आप स्टोन डालेंगे वहां पे इस तरीके से स्टोन डालेंगे, तो उसका अप व्यू टॉप व्यू अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ऐसे हमारे बहुत सारे हमें कई कई जगह ये पॉइंट हमें उभरे हुए दिखाई देंगे, इससे उभरे इस तरीके से। ठीक है, और ऐसा यहाँ पे भी होगा इस तरीके से, ये सब तरफ आपको होगा उभरा पॉइंट, दबा हुआ पॉइंट, उभरा पॉइंट। तो जो उभरे पॉइंट को मैंने, जो उठे हुए पॉइंट्स हैं वो सब तरफ होंगे, स्टोन से इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, उधर भी होंगे, और नीचे को भी उभरे पॉइंट होंगे इस तरीके से। तो जो उभरे उभरे पॉइंट है क्रेस्ट, तो सारे क्रेस्ट को मैंने एक लाइन से कम बना दिया तो एक सर्कल बन गया। यहाँ पे क्रैक, यहाँ पे भी क्रेस्ट को मैंने अप कर दिया, और दो क्रेस्ट के बीच में हमेशा एक ट्रॉफ होगा। तो यहाँ पे जो दबे हुए पॉइंट है, ट्रॉफ ट्रॉफ वाले पॉइंट है, इनको दबा दिया इस तरीके से, इनको हमने एक लाइन से मिला दिया। तो जो हमारा एक तरीके से कई सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, कई सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, और ये सर्कल हमेशा इनको ये डिजाइनिंग है, ये अंदर से बाहर की तरफ आपको एक वेव दिखाई देगी, आपको लगेगा कोई चीज जा रही है, लेकिन वास्तव में मीडियम नहीं जाएगा, मीडियम वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन जो वेव है उसकी डिजाइनिंग मूव करेगी। जैसे आपको लगेगा ये इस तरीके जा रही है, लेकिन कुछ भी आपका मूव नहीं करेगा, मीडियम मूव नहीं करेगा, वेव मूव करेगी। वेव का मतलब एनर्जी, वेव क्या है, वेव क्या कैरी करती है, एनर्जी और इंफॉर्मेशन। तो एक जगह से दूसरी जगह वेव आपको जाती ही दिखाई देगी, ठीक है, लेकिन मीडियम नहीं होगा, मीडियम आपका ट्रांसफर नहीं होगा, डिस्टर्बेंस ट्रांसफर होगा। अगर आपने यहाँ पे तालाब में कोई पत्थर डाल, मतलब यहाँ पे आपने स्टोन डाला और ये आपकी जो वेव्स बनी है, वाटर वेव्स इन्हें कह सकते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे कोई कॉर्क का टुकड़ा वगैरह डाल रखा है तो जो कॉर्क का टुकड़ा वो अप एंड डाउन मूव करेगा, लेकिन वो कभी आगे या पीछे मूव नहीं करेगा। तो वेव मतलब कि क्या होगा, जो मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह अप एंड डाउन करेंगे, वहां पे रखी हुई कोई चीज वो भी ऊपर नीचे मूव करेगी, लेकिन वो ट्रांसफर इधर से इधर नहीं होगी। ठीक है, तो इन्हें विजुअलाइजेशन कराया है, बाकी आप इस थ्योरेटिकल पोर्शन को देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज a stone is thrown on the surface of a still water, circular patterns of alternate crests and trough begins to spread out from the point of impact. Clearly all the particles lying on the crest are in the position of their maximum upward displacement and hence the same phase. ठीक है, similarly all particles lying on the trough are in the position of their maximum downward displacement and therefore in the same phase. The locus of all such point oscillating in the same phase is called a wavefront. जो हमारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं उनका लोकस, लोकस का मतलब उनसे होकर जाने वाली लाइन क्या कहलाती है, एक वेवफ्रंट कहलाती है। तो जो हमने ये बनाए थे ये सारे के सारे एक तरीके से हमारे क्या हो गए, ये वेवफ्रंट हमारे हो गए। ठीक है, ये हमारे वेवफ्रंट हो गए। ऑल द पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन अ सेम फेज आर कॉल्ड वेवफ्रंट। तो ये हमारे वेवफ्रंट्स हैं जो हमने कि सारे जैसे अप पॉइंट है, या यहाँ पे देखो इस तरीके से ये पॉइंट हमारा मतलब ये इम्पैक्ट का पॉइंट है, और ये जो इनको आपस में मिला के जो सर्कल बनेगा आगे चल के वो क्या कहलाएगा, वेवफ्रंट कहलाएगा। और सबसे खास बात क्या है, वेव जिधर को जाती है वेवफ्रंट उसके परपेंडिकुलर होता है, और वेव के जो ऑसिलेशंस होते हैं उसके परपेंडिकुलर होते हैं। अगर वेव इधर जा रही है तो वेव मतलब वेव का रियल प्रोपगेशन इधर है और वेवफ्रंट उससे परपेंडिकुलर होगा हमेशा, वेवफ्रंट क्या होगा उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसको और भी डिटेल में। तो ये हमारा, तो यहाँ पे डेफिनेशन हो गई, और वेवफ्रंट इज
डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट। किसी भी समय पे जो पार्टिकल के मतलब कि मीडियम के जो पार्टिकल हैं सेम फेज में अगर वाइब्रेट कर रहे हैं, सारे जो पार्टिकल ट्रॉफ ट्रॉफ हैं, ठीक है, या क्रेस्ट क्रेस्ट है, जो क्रेस्ट क्रेस्ट है उनका लोकस, जो ट्रॉफ ट्रॉफ है उनका लोकस, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वेवफ्रंट कहलाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है वेवफ्रंट की। और वेवफ्रंट को इसको अगर हम रे के फॉर्म में भी देखना चाहें तो जैसे ये अगर वेव हमारी इधर जा रही है तो इसका वेवफ्रंट क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर हमेशा इनमें 90 डिग्री होगा। तो ये रे है और इसका ये क्या है, वेव फ्रंट, ये हमारा उसका वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट और रे में 90 डिग्री हमेशा ही ये 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। चलिए अब डिफरेंट आपके ये थोड़ा सा आपको और आएगा, अभी देखते हैं थोड़ा और आपको समझ में आएगा। तो टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स हमारे कितने टाइप के वेव फ्रंट्स हैं। तो वेव फ्रंट के जो टाइप होते हैं उनकी ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करते हैं किस तरीके की हमारी वेव है। हमारी वेव जो है मतलब जो बीम है, जो रेज आ रही है, बहुत सारी बीम की रेज की बात कर रहे हैं, सिंगल वेव की बात नहीं। सिंगल का तो मैंने बता दिया कि अगर वेव इधर जा रही है तो वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारी रेज हैं तो देखना पड़ेगा उन सारी रेज का नेचर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहां से स्टार्ट करते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट देखते हैं हम। स्फेरिकल ही बनाया मैंने स्टार्टिंग में। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट दो टाइप के होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट दो टाइप के होते हैं, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग। देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता कब है, जब सोर्स हो, एक पॉइंट सोर्स होता है तो उसका बनेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। इनफैक्ट ऐसा कह सकते हैं जैसा हमारा पॉइंट ऑफ सोर्स होगा वैसा ही हमारा वेव फ्रंट बनेगा। पॉइंट जो हमारा पॉइंट जहां से वेव हमारी स्टार्ट हुई है वो अगर पॉइंट है तो पॉइंट के जैसा क्या होता है, स्फीयर। पॉइंट क्या है, अगर पॉइंट को बड़ा करते चले जाओ तो स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पॉइंट सोर्स है तो हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हमारा बनाने की कोशिश की। बीच में सोर्स है, उसके चारों तरफ कंसेंट्रिक बहुत सारे सर्कल्स हैं, वो सारे के सारे उसके क्या है, वेव फ्रंट है। जो कि जैसे अगर ये हमारा क्या है, जैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने कहा ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ये वेव इधर जा रही तो वेव फ्रंट ये है इस तरीके से। यहाँ पे वेव इधर जा रही तो ये वेव फ्रंट है, यहाँ पे वेव नीचे जा रही तो इसके परपेंडिकुलर, और सारे पॉइंट को हमने मिला दिया तो कंबाइंड वेव फ्रंट बन गया, कंप्लीट वेव फ्रंट। तो अगर हमारा सोर्स स्फेरिकल है, पॉइंट है, तो इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। अगर हमारा प्लेन सोर्स है, जैसे ये एक लाइन है, तो इसका पैरेलल वेव फ्रंट बनेगा। हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे पैरेलल या प्लेन वेव फ्रंट किस तरीके से बनेगा, ठीक है, या सिलेंड्रिकल बनेगा, वो सोर्स की डिजाइनिंग पे डिपेंड करेगा। तो पॉइंट चार्ज पे हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट दो तरीके के होते हैं। अगर हमारी रेज मतलब कि क्या डाइवर्स कर रही हैं तो डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग SWF। कन्वर्जिंग वेव फ्रंट का मतलब रेज हमारी कन्वर्ज हो रही हैं तो हम कहेंगे कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। और ये कंप्लीट है, ये उसको साइंस को बता रहा और ये भी उसी को बता रहा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये हमने सेगमेंट ले लिया है कि हमारी रेज अगर ऐसे जा रही हैं, ये हमारी जैसे ये रेज आ रही, बहुत सारी रेज हैं, ये 3 डायमेंशन बनाने की कोशिश करी। ध्यान रखिए डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, है सब एक ही बात लेकिन समझ में अलग अलग तरीके से आएगी। अगर एक रे लेंगे तो एक ही लाइन आ जाए, उसके परपेंडिकुलर आ जाएगी। अगर मैंने कहा बंच है ऐसे, ये बंच ऐसे जूम होकर निकल रहा है तो इस पर जो यहाँ पे जो स्फीयर बनेगा, यहाँ पे ऐसे जो स्क्रीन बनेगा, ये हमारा क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो जो भी जैसे मैंने कहा ये रे तो इसके परपेंडिकुलर ये रे, ये परपेंडिकुलर ये रे, इसके परपेंडिकुलर, तो सारी रे के परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से जो वेव फ्रंट बनेगा, सही है। तो वेव हमारी अगर ऐसे जा रही है तो इनका वेव फ्रंट इस तरीके से स्फेरिकल बनेगा। ये डाइवर्जिंग है तो हमारा वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, बाहर से कॉन्वेक्स बनेगा। उल्टा होगा तो हमारा उधर से कॉनकेव बनेगा। तो बनाने के लिए देखिए कैसे बनाएंगे, इसको दोबारा देख लेते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। तो मैंने कहा ये हमारा ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, ये हमारा जो सोर्स है वो एक पॉइंट सोर्स है और उससे रेज ऐसे डाइवर्जिंग रेज निकल रही है, डाइवर्जिंग से दूर दूर। तो हमने कहा भैया इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, तो हमने कहा एक रे इधर जा रही है तो ठीक है इसके परपेंडिकुलर, ये रे इधर जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर रे, ये रे नीचे को जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर है। अगर और भी रेज होती तो हमारे ऐसे ये जो पॉइंट्स बने इनको एक यूनिफॉर्म एक रफ हैंड से मिला देंगे तो हमारा वेव फ्रंट बन जाएगा। तो रे ये है ना, उसका हर जगह हर रे जहां भी कट करेगी वहीं पे जो वेव फ्रंट होगा वो वहां पे उसके 90 डिग्री हमेशा ही होगा। तो ये हमारा डाइवर्जिंग रेज के केस में हमने बनाया है। अगर हमारा कन्वर्जिंग वाला सेक्शन होता, रेज हमारी कन्वर्ज हो रही है किसी पॉइंट की तरफ या कुछ है, तो हम इसका वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे,
यहाँ पे ये रे ऐसे है तो उसका परपेंडिकुलर ऐसा होगा, इस जगह पे ऐसा, यहाँ पे सीधी है तो उसका परपेंडिकुलर ऐसा, यहाँ पे ऐसा, छोटा सा ही पॉइंट बनाई, जितना बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं जो उतनी। तो ये हमारा इसको इस तरीके बनेगा हमारा, ये हमारा वेव फ्रंट है इसका। तो रेज हमारी रेड कलर से बनाई, पिंक कलर से और येलो कलर से हमने वेव फ्रंट को बनाया है। ठीक है, चलिए। तो अब हमारे सबसे पहले टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स में स्फेरिकल करा हम लोगों ने, कुछ पूछ रहे आप? पैरेलल, पैरेलल जब होंगी हमारा जो सोर्स बहुत डिस्टेंस पे हो, डिस्टेंस पे हो, सही है, तब होगा पैरेलल वेव फ्रंट। हम अभी देखेंगे, अभी देखते हैं। हाँ अभी देखते हैं। तो स्फेरिकल हम लोगों ने पढ़ लिया, स्फेरिकल तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। फिर हमारा आता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। हमारा जो, अगर जैसे जो हमारा सोर्स है, जैसे ट्यूबलाइट वाला सोर्स है, एक लाइन सोर्स है, केवल क्या है, लाइन सोर्स। तो लाइन सोर्स से जो रेज निकलती चारों तरफ निकलेंगी, ऐसा तो नहीं किसी एक तरफ जाएंगी। देखो इनका वेव फ्रंट के रूप में ही देखो बनाते, देखिए। तो मैंने कहा इससे रे निकलेगी वेव नेचर में, इस तरीके निकली, देखिए यहाँ से इधर रे निकली, यहाँ से इधर रे निकली, ऐसे ही उधर भी रे निकलेंगी, सही है। और इनफैक्ट इधर तो निकलेंगी, इधर और इधर निकली, लेकिन इधर भी निकलेंगी और अंदर भी निकलेंगी। तो इनका जो लोकस होगा, जो क्रेस्ट क्रेस्ट का, जैसे मैंने कहा ये पहला क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, तो इधर ये लोकस जो बनेगा, ये हमारा पहले एक वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरा बनेगा, ये ऐसा बनेगा इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे भी बनेंगे, सही है, इस तरीके से। तो क्रेस्ट क्रेस्ट को लेके एक हमारा बनेगा इस तरीके से, क्रेस्ट क्रेस्ट को लेके बनेंगे सारे इस तरीके से। और ये इनको मिला दिया इस तरीके से, तो ये कंबाइंड हमारा बन गया ओवरऑल। तो ये वही बना हुआ है, ये जो सोर्स है उससे रेज सब तरफ निकल रही है। तो ये चूंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, और सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर है। तो वेव का जो भी फेज होगा, जरूरी नहीं हमेशा क्रेस्ट और क्रेस्ट को मिला के ही बने। अगर ट्रॉफ ट्रॉफ को मिला सकते हैं, या किसी मतलब उनका फेज सेम होना चाहिए, कोई ऐसा रूल नहीं। क्रेस्ट और क्रेस्ट, क्रेस्ट और क्रेस्ट के नेक्स्ट पॉइंट को भी मिला देंगे तो एक वेव फ्रंट और बन जाएगा। ठीक है, तो एक, लेकिन हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट क्रेस्ट क्रेस्ट को लेके डिफाइन कर रखा है और ट्रॉफ ट्रॉफ कर रखा है। लेकिन हर पार्टिकल, जो पार्टिकल सेम फेज में हो, चाहे वो 1 डिग्री का फेज है, इसका 1 डिग्री का है, उसका 1 डिग्री का, उसका 1 डिग्री का, उसका 1 डिग्री, सारे 1 डिग्री वालों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा। तो सेम फेज वाले पार्टिकल को मिलाना है, फेज कोई भी हो, चाहे 90 डिग्री फेज है सबका, तो सब तब भी बना सकते हैं। 91 डिग्री है तब भी मिला दो, तब भी वेव फ्रंट बन जाएगा। 0 डिग्री वालों को मिला दोगे तब भी वेव फ्रंट बनेगा। तो कोई ऐसा रूल नहीं है क्रेस्ट और क्रेस्ट को ही मिलाना है। ऑल द पार्टिकल विच आर हैविंग द सेम फेज, उनको लेके पास होने वाला लोकस ही कहलाता है वेव फ्रंट। एनीवे, तो ये जो रेज यहाँ से रे, जैसे मान लो एक रे निकली है इस तरीके से, तो ये रे निकली, तो लास्ट वाले पॉइंट सेम फेज में है, तो इनको मिला के सर्कल बन गया हमारा, सही है। तो ये जो सोर्स, ये क्या है, ये सोर्स है, और सोर्स के परपेंडिकुलर जो ये जो बाहर की सरफेस बनी, सिलेंडर की जो सरफेस बनी है, वो क्या है, वेव फ्रंट है, उसका वेव फ्रंट है। तो जैसा सोर्स होगा वैसा ही वेव फ्रंट बनेगा। मैंने बोला था आपसे। तो सोर्स हमारा लाइन है, तो लाइन सोर्स से ही तो सिलेंडर। तो अगर लाइन को अगर बड़ा कर दो, ये लाइन आपकी बड़ी होती चली है, तो ये अपने आप में सिलेंडर है। यानी लाइन क्या है, एक तरीके से लाइन एक तरीके से एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी रेडियस 0 है। तो ये जो लाइन सोर्स है तो उसका सिलेंडर बना है, लाइन और सिलेंडर से एक सिमिलर पॉइंट है ना। चलिए, तो ये हमारा जैसा सोर्स है, लाइन सोर्स है, तो हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। बात आती पैरेलल वेव फ्रंट की। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा जो रेज है, वो रेज आपस में अगर पैरेलल हैं, अगर रेज हमारी सारी की सारी पैरेलल हैं, तो हमारा कौन सा बनेगा, हमारा बनेगा प्लेन वेव फ्रंट। और इनफैक्ट ऐसे बनाओ, अगर आपका सोर्स भले पॉइंट है, भले पॉइंट सोर्स है, लेकिन अगर उस पॉइंट सोर्स से बहुत दूरी पे अगर हम किसी सेगमेंट को, छोटे सेगमेंट को देखेंगे, तो वो प्लेन वेव फ्रंट में बदल सकता है। जैसे मान लो सन है, ये सन हमारा सोर्स क्या है, सन एक स्फेरिकल सोर्स है, इससे बहुत सारी रे निकल लेंगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो जो इधर रे जा रही है, ये रे यहाँ तक अर्थ तक आ रही है, हमने केवल इतनी रे को कंसिडर किया, इन रे को जो हमारे पास जो अर्थ से आ रही हैं। तो ये रे सारी की सारी रे पैरेलल आती है, हमारे अर्थ पे तो पैरेलल आती है ना। वैसे ये सोर्स तो आपका सिलेंडर स्फेरिकल है, तो सब तरफ आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे, पूरे सन को देखोगे। लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में ये सारी की सारी लाइन क्या होंगी, सीधी होंगी। तो यहाँ पे जो सीधी लाइन आ रही है, ये सीधी लाइन आ रही है, तो हर एक का परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसा बनेगा, तो ये वेव फ्रंट इसका ऐसा बनेगा। ठीक है, तो जो लाइन है वो एक, 3 लाइनें तो आएंगी नहीं, वो एक बंच आएगा। क्या है, बंच, बंच का मतलब देखो, ये लाइन ऐसे एक प्लेन में है,
प्लेन की बात नहीं, बंच की बात कर, बीम की बात कर, बहुत सारी रेज अगर ऐसी आ रही है तो उन सारी रे के परपेंडिकुलर एक प्लेन बनेगा, सारी रे के परपेंडिकुलर एक प्लेन बनेगा। तो देखिए इसको बनाने का तरीका थोड़ा ग्राफिकली देखो समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको देखो इस तरीके से समझ में आएगा। बंच बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ रेज पीछे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ रेज में आगे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे लग रहा है कि हल्का सा 3 डायमेंशन व्यू आ रहा है। तो हमारा जो इसका हमारा वेवफ्रंट बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। किस तरीके बनाना चाहिए, हाँ ठीक इस तरीके से, है ना। हर रे के परपेंडिकुलर है, अगर रेज हमारी ऐसे हैं तो ये प्लेन हमारा इसके ठीक ऐसा है परपेंडिकुलर, उसके ठीक परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये बनेगा प्लेन वेव फ्रंट। अगर हमारा सोर्स बहुत दूर है जहां पे पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन के, अदरवाइज प्लेन वेव फ्रंट नहीं बन पाएगा, ठीक है। सो हम बात आई समझ में। तो स्फेरिकल सोर्स से ही प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, ध्यान रखिए, लेकिन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन डिस्टेंट है, दूर है। अब पॉइंट करते हैं यहाँ पे हेजन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। इन्होंने हेजन्स ने कुछ कंसिडरेशन किए, कुछ हाइपोथेसिस दिए, इसके बेस पे ही इन्होंने एनर्जी के ट्रांसमिशन की बात की है और इसी की बेस पे इन्होंने वेव के मोशन की बात की है। तो जो जितना भी हमारा जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी में हेजन्स प्रिंसिपल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये अजम्पशन के रूप में उन्होंने जरूर लिया था, लेकिन ये वैलिड हुआ बाद में, और ये थ्योरेटिकल पोर्शन काफी हद तक वैलिड है। और इसी के बेस पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, सारे के सारे लॉज इसके बेस पे हम दोबारा से मतलब प्रूव कर सकते हैं। देखो आपने अगर लॉज पढ़े थे रिफ्लेक्शन के, वहां पे इनका कोई प्रूफ नहीं था, बताइए कहाँ कोई प्रूफ था, न रिफ्लेक्शन में प्रूफ था, बताया था स्नेल्स लॉ ये होता है, ठीक है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको प्रूव करके दिखाया कि हाँ वो लॉज हमारे वैलिड हैं। तो ये किस फॉर्मेट में क्वेश्चन हमारा बनेगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे पेपर्स में कई बार पूछा जाता है जो हमारे अजम्पशंस हैं, हेजन ने जो कुछ हाइपोथेसिस ली थी तो वो अजम्पशंस क्या हैं, स्टेट द अजम्पशंस ऑन विच हेजन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज बेस्ड, डिस्क्राइब हेजन्स कंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेवफ्रंट इन अ मीडियम। कि आपको हेजन के प्रिंसिपल के हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाना है कि वेवफ्रंट कैसे बनता है हमारा, सही है। हमने बोला वेव का फ्रंट ऐसे होता है, लेकिन होता कैसे है, तो हेजन्स प्रिंसिपल के बेस पे ही इसको बता सकते हैं। और ठीक है, इज अ बैकवर्ड वेव फ्रंट आल्सो पॉसिबल, क्या जैसे ये सोर्स है, सोर्स से वेव आगे रे चलती है और वेव फ्रंट आगे बनता है, क्या पीछे भी वेव फ्रंट बन सकता है? रे के प्रोपेगेशन इधर हो रहा है, वेव फ्रंट उसके पीछे बने कहीं पे, उसके मोशन के अगेंस्ट, पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, तो उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे भी देखेंगे। तो अजम्पशंस हमारे जो हैं वो देखते हैं, अजम्पशंस हमारे क्या हैं। तो उन्होंने देखिए हमारे हेजन्स प्रिंसिपल के अजम्पशंस हैं, सही है, ठीक है। इन्होंने बोला कि हमारा हेजन्स प्रिंसिपल इन अजम्पशंस पे बेस्ड है। इन्होंने पहला अजम्पशन बोला था ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। जो हमारा मेन वेव फ्रंट होता है उस पर जितने भी पॉइंट आते हैं वो भी नए सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, वो एक खुद सोर्स है अपने आप में, ठीक है। एक सोर्स से कुछ बना और वो भी नए सोर्स के रूप में नया सोर्स बन गया। जैसे हम ये बात समझाने के लिए गए तो हम कह सकते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सोर्स थे, अब हम लोग हैं, हम नए सोर्स के रूप में हैं, हमारी एक नई जनरेशन आती है तो फ्रेश सोर्स के रूप में हम लोग बन गए हैं, है ना। तो ऐसे यहाँ पे तो जो भी वेव फ्रंट के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं वो नए सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, उनको कहते हैं सेकेंडरी वेव्स या सेकेंडरी वेवलेट्स, क्योंकि वो सेकेंडरी है, मेन का पार्ट है। पहले वाले को प्राइमरी बोलोगे तो दूसरा वाला तो सेकेंडरी बोलोगे, लेकिन वो भी उतना ही इफेक्टिव होता है जितना पहले वाला। चलिए, इसके अलावा इन्होंने बोला द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन अ गिवन मीडियम। जो हमारे जो सोर्स है, सोर्स से जो वेव्स निकलती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से निकलती है। तो ठीक है, इसमें क्या गलत है, स्पीड ऑफ लाइट से ही, स्पीड की लाइट के ही तो वेव फ्रंट बन रहे हैं, लाइट की रेज आ रही तो ठीक है, उन्हीं पे आपके वेव फ्रंट बन रहे हैं, वो भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं। अगर कुछ भी चेंज हुआ, अगर मान लो पहले सोर्स की बात दूसरा सोर्स बना और उसकी क्वालिटी डाउन है तो आपको डिग्रेडेशन होता चला जाएगा, तो लाइट तुम्हारी मतलब वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन लाइट तो खत्म होती नहीं है, मतलब बहुत हाई स्पीड चलती है और मोशन वो रहता है रेगुलर उसका। तो यानी कि तो जो भी सेकेंडरी वेवलेट्स बनते हैं वो नए सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, नए सोर्स, वो नया सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, और उनसे जो रेज निकलती हैं वो ठीक है वो आगे पीछे दोनों तरफ चलती हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं आगे ही चलती हैं, पीछे भी चलती हैं। चलिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा बनाना चालू करता हूं, देखिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे हमने एक लाइन सोर्स ले लिया, जैसे मान लो एक लाइन सोर्स है, ठीक है, ये हमारा सोर्स है, मैं इसको सोर्स के रूप में बना देता हूं, ये हमारा
एक लाइन सोर्स मतलब सीधे सीधा सोर्स है, सही है। तो ये सोर्स है तो इससे रे निकल रही वाली, सही है। और कहाँ कहाँ जाएंगी, सब तरफ जाएंगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी और बाहर भी आएगी अंदर भी आएगी। तो बाहर को दिखाने के लिए हम थोड़ा सा ऐसा बना ले रहे हैं कि हाँ ये बाहर भी आएगा, पीछे भी उधर भी कहीं ना कहीं इधर को जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो और ये ऐसा यहीं पे नहीं होगा, इस जो हमारा वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट हैं उनसे सभी से रेज निकलती हैं और स्पीड ऑफ लाइट से निकलती हैं, उसी स्पीड से सब तरफ मूव करती हैं, बाहर अंदर हर तरफ इस तरीके से मूव करती हैं सारे पॉइंट, ठीक है। अब हमने कहा कि ये तो हमारी वेव निकल रही है, तो वेव के जो हमारे वाला क्रेस्ट मिला लिए, ट्रॉफ मिला लिए, तो हमारा क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनेगा। तो हमने चलो ये सेकंड जो ट्रॉफ मिला ले, सेकंड क्रेस्ट, ये सेकंड है और ये भी सेकंड है इधर, है ना, इस तरीके से ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है। तो ऊपर भी हमारा एक ये बना, ऐसे ही हमारा एक नीचे भी बना और ये हमारा ओवरऑल बना, क्योंकि रेज बहुत सारी रेज, देखो ये वेव फ्रंट यहाँ पे बना है, ये रे इधर जा रही है तो इसका परपेंडिकुलर ये यहाँ पे इस तरीके से है, ये रे इधर को जा रही है, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे है, लेकिन रे तो और भी होंगी, अंदर भी रेज होंगी ना, तो उन सबके परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉन कर लिया, इसलिए सिलेंडर बना। नहीं तो यहाँ तो केवल एक लाइन बन जाती और एक लाइन यहाँ बन जाती, लेकिन ऐसी बहुत सारी रे यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, उधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, तो ये हमारे और भी ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, या इसका भी क्रेस्ट है, इसका भी क्रेस्ट है, इसका भी क्रेस्ट है, इसका भी क्रेस्ट है, और क्रेस्ट भी फॉर्मेशन हुआ है सेम टाइम में। अगर यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगा तो यहाँ से यहाँ भी टी लगेगा, यहाँ से यहाँ भी टी लगेगा, यहाँ से यहाँ भी टी, हर जगह टी लगेगा। क्यों लगेगा कि हमारी वेव सेम है और वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, और स्पीड ऑफ लाइट जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो हमारा लाइन सोर्स है, तो लाइन सोर्स से हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन गया। लाइन सोर्स, लाइन अपने आप में एक सिलेंडर की तरह बिहेव करती है, सही, छोटा सा सिलेंडर है, तो उसी से हमारा सिमिलर ही हमारा एक वेव फ्रंट बन गया। तो पहला पॉइंट हो गया कि जो हमारा ये, हाँ अब यहाँ से पहला पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट देखते हैं। तो ये जो पहला वेव फ्रंट बना है, इस वेव फ्रंट पे मान लो ये पॉइंट हमने कहा, एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, और भी पॉइंट हम ले सकते हैं। तो ये मेन सोर्स था, मेन सोर्स के बाद ये जो सोर्स आए या इधर भी जो सोर्स आएंगे, ये सारे के सारे हमारे कहलाएंगे सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट। अब ये नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, ये इनको ये नहीं कहेंगे हम यहाँ से क्रिएट हुए हैं, ये कहेंगे हम खुद अपने आप में एक एंटिटी है। अब इन सोर्स से भी फिर से लाइट स्प्रेड होगी ऑल द डायरेक्शन, सभी पॉइंट से डायरेक्शन आपकी लाइट क्या होगी, स्प्रेड होगी। तो यहाँ से फिर मैं अलग कलर ले लेता हूँ नए सोर्स पे। तो हमने कहा ये जो सोर्स बन चुका है, इससे फिर रे आगे जाएगी, पीछे जाएगी, आगे जाएगी, पीछे जाएगी, आगे जाएगी, पीछे जाएगी, आगे जाएगी, पीछे जाएगी। तो जो हमारे पॉइंट है सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो फिर से हमारा क्या बनेगा, वेव फ्रंट। तो एक वेव, इनको मिलाने पे एक वेव फ्रंट बन जाएगा। रे इधर जा रही है तो इनके परपेंडिकुलर ये लाइन बन गई, रे इधर जा रही तो इनके भी परपेंडिकुलर हमारी एक लाइन बन गई। अब उन्होंने एक पॉइंट बोला कि भाई जो ये सोर्स है, इससे इधर को जो पॉइंट है, ये वेव फ्रंट हमारे वैलिड है, ये आगे वाला वेव फ्रंट वैलिड है, पीछे वाला वेव फ्रंट वैलिड नहीं है। आगे आएगा पॉइंट, बताता हूं आपके लिए। तो ये इस सोर्स से ये सेकेंडरी वेवलेट क्रिएट हो गए, इन्होंने फिर से वेव फ्रंट बनाया, लेकिन पीछे वाला वेव फ्रंट वैलिड नहीं है। तो उन्होंने क्या लॉजिक दिया इसके पीछे, भैया लॉजिक ये है कि रे हमारी जो एनर्जी आगे को बढ़ रही है, जब एनर्जी आगे को बढ़ रही है तो आगे वाला वेव फ्रंट ही वैलिड होगा, पीछे वाला वेव फ्रंट हमारा वैलिड नहीं होगा। कि आफ्टर ऑल एनर्जी जा तो उधर को ही रही है, फिर पीछे को आएगी, जब जो एनर्जी आपकी आगे और पीछे जाएगी तो फिर वेव प्रॉपर बढ़ेगी कैसे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वेव हमारी आफ्टर ऑल आगे जा रही है। ये अजम्पशंस है, हम इस पे ज्यादा वो नहीं कर सकते, आर्गुमेंट नहीं कर सकते, अजम्पशन है, उन्होंने माने ऐसा होता है, और इन मानने के बेस पे उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दे दी। तो हमने कहा ठीक है। तो साइंस में वैसे भी थ्योरी पॉइंट है, जब तक आप बेटर थ्योरी नहीं देंगे तो पुरानी थ्योरी को वैलिड माना जाएगा वहां तक। तो इन्होंने अजम्पशंस ही है, कोई प्रूव नहीं है, इन्होंने माना कि ऐसा होता है, इनको मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा प्राइमरी सोर्स से जो हमारा पहला वेव फ्रंट आया, उसके पॉइंट हमारे सेकेंडरी वेवलेट कहलाते हैं, और उससे रेज हमारी स्पीड ऑफ लाइट से आगे पीछे सब तरफ निकलती हैं। आगे वाले पॉइंट से भी वेव फ्रंट बनेगा, पीछे से भी बनेगा, लेकिन पीछे वाला वेव फ्रंट वैलिड नहीं है कि आगे एनर्जी जा रही है, पीछे एनर्जी नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पढ़िए थर्ड पॉइंट लिखा, थर्ड में द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम, जो नया वेव फ्रंट कभी भी बनेगा, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी जो नया वेव फ्रंट कभी भी जो बनेगा इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवलप, नहीं इसके आगे इसकी बात नहीं हो रही भाई, बात हमारी इसकी हो रही है। ये वेव फ्रंट हमारे, ये दो वेव बने, इनफैक्ट आपको दो लाइनें दिख रही होंगी, लेकिन दो लाइनें नहीं बनेंगी। ये क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, क्योंकि ये फिर से सोर्स बना, लाइन सोर्स बन गया, लाइन सोर्स का फिर से वेव फ्रंट ऐसा बनेगा,
एनवलप बोला, इसको एनवलप का मतलब क्या है, एनवलप किसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको कोई चीज दी, मैंने कहा इसको एनवलप में रख दो, तो आपने कवर करना चाहिए, उसे कवर होना चाहिए। एनवलप हमेशा किसी भी सब्सटेंस को कवर करता है। तो जो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हमारा, इसका जो एनवलप है वो ये वाला जो ग्रीन वाला, इसका एनवलप हमारा ग्रीन में एनवलप है। तो इस ग्रीन एनवलप पे भी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का वेव फ्रंट है ये वैलिड होगा, सही है। तो देखिए द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवलप, फॉरवर्ड एनवलप टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये पॉइंट जो मिले इनकी टेंजेंशियल, टेंजेंशियल का छू के जाने वाला ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम, ठीक है। तो फॉरवर्ड एनवलप हमारा सही है। तो नया वेव फ्रंट हमारा, इसके बाद नया वेव फ्रंट ये होगा, ये मेन पहला वाला वेव फ्रंट, पहला इसने दूसरे को क्रिएट किया, दूसरे वाले ने दो क्रिएट किए, ये हरा वाला पीछे, हरा वाला आगे वाला, तो ये वाला थर्ड वेव फ्रंट बना हमारा। तो थर्ड ये सोर्स है, सोर्स ने 2 को क्रिएट किया, 2 ने आगे और पीछे किया, लेकिन आगे वाला वैलिड है। 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 वाला सेकेंडरी वेव फ्रंट है, और 2 वाले ने थर्ड वाले को हमारा किया है क्रिएट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेव फ्रंट की कंस्ट्रक्शन और भी देखेंगे इसी तरीके से। हमने तो कौन सा किया था, प्लेन वेव फ्रंट किया है, इसी को दोबारा से उसी बात को दोबारा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये तुमने डिस्कस किया ही था अभी वाला, सही है। तो ये देखो कैसे किया इन्होंने, दोबारा से इसको देखते हैं। लाइट रे आ रही थी, ठीक है, तो ये लाइट रे अगर आ रही थी तो इसका वेव फ्रंट क्या बना, ये बना, समझो ये हमारा वेव फ्रंट बना। इससे रेज चारों तरफ निकली तो उसका एनवेलप क्या बना, ये उसके एनवेलप बना, ये वाला और ये वाला। पीछे वाला वैलिड नहीं है, आगे वाला वैलिड है कि रेल आफ्टर ऑल लाइट किधर जा रही, आगे, ठीक है। चलिए इसको दोबारा देखते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि मेरा मान लो कोई सोर्स है था, ये सोर्स हमारा था, सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकला, तो यहाँ पे सर्कुलर दिख रहा होगा, लेकिन वैसे देखा जाए ये आपका स्फेरिकल है, सही है। लेकिन हम इसको सर्कुलर के रूप में, सर्कुलर पॉइंट को भी कंसीडर करेंगे, समझेंगे तो हमें स्फेयर के बारे में भी समझ में आएगा। तो ये सोर्स हमारा, और ये हमारा पहला वेव फ्रंट है, सोर्स वेव फ्रंट। इस पे जितने पॉइंट है, जैसे मैंने कहा ये पॉइंट है, या इनके नाम दे रखे इन्होंने ए बी सी, ये 3 पॉइंट ले रखे मान लो। तो जो हमारा ये जो वेव फ्रंट है, इसके सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट का कहलाएंगे, और ये नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी और न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो सोर्स यहाँ से ओ से निकला, यहाँ तक ये हमारा पहला वेव फ्रंट बना। इस वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट है वो नया सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। जैसे मैंने कहा ए बी और सी, ए ने चारों तरफ एनर्जी दे दी, बी ने चारों तरफ एनर्जी रेज छोड़ी, इसने चारों तरफ एनर्जी छोड़ी। जो रेज हमारी जैसे यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में पहुंची, तो टी टाइम में यहाँ से पीछे भी पहुंचे, टी टाइम में आगे और टी टाइम में पीछे। तो जो हमारे टी टाइम वाले पॉइंट है, मैं आगे और पीछे वाले दोनों ही पॉइंट को मैं कलर बदल देता हूं। तो जो हमारा ग्रीन वाला आ चुका है, इसका जो एनवलप बनेगा ग्रीन वाले का, ये वाला और हमारा ये वाला एक उसका एनवलप बना है। ग्रीन वाले का एनवलप हमारा पिंक वाला एनवलप है, जो उसको, क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंस पे है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, डिस्टेंस अलग अलग नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि स्पीड हमारी जो लाइट है, जो सोर्स ऑफ लाइट है, वो यहाँ से ऊपर भी, उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। तो ये हमारा एनवलप हो गया। इस एनवलप का जो पीछे वाला वेव फ्रंट है वो वैलिड नहीं है, आगे वाला वेव फ्रंट वैलिड है। बस अब कहानी रिपीट होती रहेगी। फिर पिंक वाले पे जितने पॉइंट होंगे वो नए सोर्स का बिहेव वो करेंगे, डिस्टर्बेंस का, नए सोर्स, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होंगे, वो फिर से न्यू वेव फ्रंट जनरेट करेंगे, आगे भी उसको एनवलप करेंगे, आगे और पीछे। पीछे वाला वैलिड नहीं होगा, आगे वाला वैलिड होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल एनर्जी आगे को मूव कर रही है। तो ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट्स वही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है, ठीक है। तो हमारा लाइन सोर्स था, तो उसका क्या बना था हमारा, देखिए आगे वाला जो वेव फ्रंट लाइन सोर्स से आगे वाला जो फॉरवर्ड आफ्टर ऑल आया, जो हमारे यूज में आएगा, वो भी उसके जैसा ही है। तो हमारा लाइन सोर्स से जो वेव फ्रंट बना है, देखिए ऐसे और वेव फ्रंट बनते चले जाएंगे। सोर्स हमारा चूंकि स्टेट है तो हमारे स्टेट बने हैं, ठीक है। सोर्स हमारा डॉट है, पॉइंट है, तो हमारे स्फेरिकल, बहुत सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे। तो जैसा वो कहते हैं, जैसा मतलब कि वो मैचिंग होती है ना, जैसे जैसा गुरु वैसा चेला, है ना। तो सोर्स पे डिपेंड करेगा उसका जो सक्सेसर होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको तो यही पढ़ना है केवल। तो आगे देखते हैं।
अब इसके बेस पे हम लोग रिफ्लेक्शन को डिफाइन करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। derive the laws of reflection of light on the basis of हेजन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हेजन्स वेव थ्योरी के बेस पे हम रिफ्लेक्शन को कैसे मतलब प्रूव करेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे और कैसे प्रूव करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा सही है। क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? वो दो लॉ थे हमारे, एक तो ये था कि जो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट और इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। और क्या था इसके अलावा रूल कि एंगल ऑफ जी हाँ, जो इंसिडेंस रे का जो एंगल हमारा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल दैट इज सेम विद रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल। आने वाली रे का वही एंगल होगा जो जाने वाली रे का नॉर्मल के साथ होगा, एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई। तो इन्होंने कहा कि भैया एक हमारे पास एक सरफेस है और ये मिरर है, ये कैसा मिरर है, क्योंकि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो मिरर की एक हमने शाइनी सरफेस ले रखी है। और हमारे पास क्या है कि यहाँ से एक वो आ रहा है, ये हमारे पास रे मतलब एक हमारा कौन सा वेव फ्रंट आ रहा है, यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, नहीं हाँ प्लेन वेव फ्रंट हमारा आ रहा है, सही है। प्लेन वेव फ्रंट का मतलब जो रेज सारी पैरेलल होंगी इस तरीके से आ रही है, ठीक है, जो नहीं ऐसे ही आए, मतलब हाँ एक प्लेन में भी हो सकती है, वो भी पैरेलल ही रहेगा, लेकिन जो रेज हैं वो ना तो कन्वर्जिंग है ना डाइवर्जिंग है, पैरेलल है एक दूसरे की तरफ। तो जब रेज पैरेलल होंगी, ध्यान सुनिए, जब सारी रेज पैरेलल होंगी, रेज पैरेलल है तो उनका वेव फ्रंट भी उनके मतलब कि क्या बनेगा, सारे वेव फ्रंट क्या होंगे पैरेलल। देखिए ये रेज हमारी पैरेलल है आपस में, तो वेव फ्रंट देखिए ये वेव फ्रंट भले आगे बने पीछे बने अलग बात है, लेकिन वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। रेज अगर डाइवर्जिंग होंगी या कन्वर्जिंग होंगी तभी तो स्फेरिकल बनेगा ना, तभी स्फेरिकल बनेगा। चलिए तो उन्होंने कहा भैया हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, सही है, क्योंकि रेज हमारी पैरेलल है तो वेव फ्रंट हमारा ये वेव फ्रंट है, दिस इज। चलिए तो हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक रे बनाई, ये हमारी रेज आ रही है, ये हमारी रेज है, ये हमारी रेज है, मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन मत लेना, ये हमारी रेज है। और वेव फ्रंट रेज के परपेंडिकुलर हमेशा होगा, सही है, हर जगह परपेंडिकुलर होगा, रे किधर को भी टर्न कर जाए वो परपेंडिकुलर होगा। जैसे हमने कहा यहाँ पे कैसे होगा, तो उनका यहाँ पे रे ऐसे आ रही तो ये ऐसे होगा, यहाँ पे रे ऐसे आ रही है तो यहाँ पे भी ऐसे, एक हमने एक लाइन ले ली, ये भी एक वेव फ्रंट हमारा होगा, सही है, रेज की क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा स्ट्राइक करेगा और हमारा रिफ्लेक्शन होगा लॉ का, तो वो चेक करेंगे कि वास्तव में सही होगा नहीं होगा, लॉ तो हम बाद में लगाएंगे, है ना, रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूव करना है। तो ये रेज आ रही है रेड कलर की, और यहाँ पर जो ग्रीन कलर है ये हमारा क्या है, ये हमारा उसका वेव फ्रंट है। चलिए उन रेज का, उन करस्पॉन्डिंग रेज का वेव फ्रंट है, ठीक है। तो हमने कहा चलिए देखिए अब यहाँ पे कलर्स हम यूज करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं नॉर्मल। तो मैंने कहा ये रे यहाँ पे आई है तो यहाँ पे इंसिडेंस हो रही है, तो ये एंगल कितना होगा बताइए, ये इस पॉइंट पे नॉर्मल है, ये ब्लू वाला क्या है नॉर्मल, तो ये हमारा जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी उसे कहेंगे आई, ठीक है, एंगल हमारा आई होगा, बिल्कुल ठीक है। अब क्या देखिए यहाँ तक तो भैया इन सबकी कहानी एक जैसी थी, ये सब लोग एक साथ रहे, जैसे स्कूल में नहीं होते बच्चे 12th तक में सब लोग साथ पढ़ते हैं, उसके बाद आज से कई बार बदल जाते हैं, कोई बीएससी में चला गया, कोई बीटेक में चला गया, कोई एमबीबीएस में चला गया, कोई नीट में चला गया, कोई आईएएस में चला गया। तो ये रेज यहाँ तक तो रेगुलर साथ रही, अब इनके साथ में दिक्कत है, ये रे जो पहले आपके ये यहाँ से आई ना इस तरीके ऑब्लिक, तो ये पहले आपके इस मीडियम से टकरा जाएगी, अब इस मीडियम के अंदर तो जा नहीं सकती, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो पहली वेव पहले रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी वेव थोड़ा रुक के रिफ्लेक्ट होगी, तीसरी वाली और बाद में रिफ्लेक्ट होगी, कि वो तीसरी वाले को टाइम लगेगा। ऐसे देखिए पहले वाली जो सबसे पहले वाली होगी वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, कि अंदर तो शाइनी सरफेस के अंदर जा नहीं सकती। ये जो रे अब हम इनको कंसीडर करेंगे, पहली वाली को लास्ट वाली को, ठीक है, बीच वाली तो अपने आप ऑटोमेटिक आ ही जाएगी, उन्हीं के बीच में ही होगी। तो मैंने कहा जो पहली वाली रे ये हमारी रिफ्लेक्ट होकर उधर कहीं जाएगी, ठीक है, और लास्ट वाली रे यहाँ तक आएगी। तो मान लो ये रे जो अब जो ये पहला ये दूसरा थर्ड रे की बात कर रहा हूँ, जो थर्ड रे है जितनी देर में यहां से यहां तक आएगी, थर्ड रे जितनी देर में यहां से यहां तक आएगी उतनी देर में ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, कि यहां तक तो साथ थे, अब इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा लास्ट वाली का, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो जितनी देर में ये नीचे चलेगी उतनी देर में वो आगे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। और सेम मीडियम में तो सेम चलेंगे, ऐसा भी नहीं कि मीडियम चेंज हो जाए तो स्पीड अलग अलग हो जाए दोनों की, तो जितनी देर में ये नीचे आएगी उतनी देर में ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी आगे चली जाएगी, ठीक है, उतनी देर में आगे चली जाएगी। तो इसको डायग्राम को यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बहुत एग्जैक्ट नहीं बना है, तो हम इसको यहाँ पे एक बार आपको शोकेस कर देते हैं।
हम्म, अब देखिए कलर्स दे देते हैं उसी तरीके जैसे हमने कलर्स बनाए थे, सही है, जैसे मैच कर जाए हमारा डेटा। ये ब्लू कलर था और जो रेज आ रही थी हमारी रेड थी, ठीक है। तो पहली वाली देखा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तीसरी वाली का बाद में होगा। तो मान लो ये सभी स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, ये डिस्टेंस टी टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगा, ये रे कितना डिस्टेंस चलेगी। तो डिस्टेंस क्या होता है बताइए, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्यों, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैंने कहा जो डिस्टेंस ये यहाँ तक कवर करेगी, जो मैं कह सकता हूँ जो भी डिस्टेंस ए सी है, जो भी ए सी है, तो ए सी लिख लेते हैं, ए सी डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी रे है, ये आपका मीडियम अगर एयर में चल रही है या वैक्यूम में चल रही है तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट होगी सी, और टाइम क्या टी। तो ये सी टी डिस्टेंस आगे चलेगी, जो भी स्पीड ऑफ लाइट है उसको टी टाइम में जितना भी टाइम हुआ 1 सेकंड 2 सेकंड, तो टाइम से मल्टीप्लाई करके हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। तो जितनी देर में ये रे यहाँ चल रही होगी उतनी देर में ये वाली रे रिफ्लेक्ट हो चुकी है, और ये भी उतना ही चलेगी आगे। देखो जब देखो यहां तक तो दोनों एग्जैक्ट साथ थे, ध्यान दीजिए यहां तक बिल्कुल साथ थे। अब इस वाले का रिफ्लेक्शन हो जाएगा और वो वाली सीधी चलती रहेगी। तो जितनी देर में ये यहां चलेगी, यहां से यहां तक आएगी, उतनी देर में पहली वाली में रे रिफ्लेक्टेड होके आगे आएगी, लेकिन चलेगी ये भी उतना ही, चलेगी ये भी उतना ही। वही वाली बात है, देखो समझो, जैसे ये यहां से यहां तक चल रहा है, ठीक है, और यहाँ वाला पर्सन है ये रिफ्लेक्टेड होके आगे चल रहा है, तो वेलोसिटी का सेम होगी तो लाइन लेंथ बराबर नहीं होगी। मतलब आपका ये आपका टी टाइम में डिस्टेंस चल रहा है, तो ये भी टी टाइम में उतनी डिस्टेंस नहीं होगी, ये डिस्टेंस बराबर नहीं होगी, ये और ये। अगर टी टाइम में आप इतनी डिस्टेंस चलते हो तो टी टाइम में उतनी ये लेंथ दोनों बराबर होंगी, डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा लाइट है टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक जाती है 2 मीटर, मतलब 2 मीटर जाती है, तो टी टाइम में ऊपर भी तो 2 मीटर ही जाएगी, ऐसा नहीं कि इधर 2 मीटर जाएगी ऊपर 2 मीटर नहीं आएगी, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है और मीडियम भी सही में, मीडियम तो बदल तो रहा नहीं है। तो पॉइंट ये है, तो जितनी देर में ए सी लेंथ होगी उतनी देर में बी से आगे चली जाएगी रे। तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे आके एक हम मानेंगे आर्क, बी पॉइंट पे क्या मारेंगे आर्क। तो जितनी ये वाली जो लेंथ है, जितनी इस लेंथ को मेजरमेंट कर लेंगे और एक आर्क लगा देंगे बी पॉइंट को सेंटर लेके, ये हमने बना दिया आर्क, ये हमने बना दिया आर्क। जैसे ये आर्क बन जाएगी ये टेंजेंट बना देंगे इस तरीके से। खैर मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूँ जिससे आपको थोड़ा और समझ में आए, क्योंकि पहले वाले में थोड़ा सा गड़बड़ सी हो गई थी, इसलिए मैं दोबारा बनाता हूँ। देखिए उसमें एंगल थोड़ा हमारे कम हो गए थे, ज़्यादा एंगल पे चाहिए हमें, तो ये रे हमारी आ रही है और ये रे हमारी आ रही है, ठीक है, दो ही रे ले लेते हैं। तो ये उनका वेव फ्रंट है, ये हमारा वेव फ्रंट है, कि कुछ भी नाम दे दो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ से, ये रे जो हमारी इस तरीके से आ रही है, तो ये रे जो हमारी जो इतनी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम यहाँ पे मेजरमेंट कर लो, यहाँ पे क्या कर लो मेजरमेंट। तो ये जो रे ये पहली मान लो और ये तीसरी मान लो लास्ट वाली, सही है। तो टी टाइम में ये डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, मान लो मैंने कहा टी टाइम में ये रे यहाँ से सी इंटू टी कवर कर रही है, तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर सी इंटू टी कवर करेगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, पॉइंट लिया जो सी टी डिस्टेंस को आर्क में ले लिया और उसको यहाँ पे लगा के एक आर्क लगा दिया इस तरीके से। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस का हमने यहाँ पे आर्क लगा दिया। जैसे ये आर्क बन गया हमने क्या किया, ये देख लीजिए जितना ही पॉइंट है मेन, बस तीसरी तो चलती रहेगी, पहली वाली रिफ्लेक्ट हो चुकी होगी, जितनी देर में यहाँ से यहाँ तक आएगी उतनी देर में रिफ्लेक्ट होकर आगे जाएगी। तो ये डिस्टेंस और जो रिफ्लेक्शन यहाँ से जो आर्क मारेंगे वो हमारे सेम होगी, तो हमने आर्क लगा दी। अब इस पॉइंट को हमने यहाँ पे यहाँ से टेंजेंट बनाया, ऐसा टेंजेंट जहाँ टच करेगा एक पॉइंट मिल जाएगा हमारे लिए, एक पॉइंट मिल जाएगा। और हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे बना देंगे, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव बन गई हमारी, ये रिफ्लेक्टेड बन गई हमारी वेव। और जहाँ पे कौन कौन सी डिस्टेंस बराबर है, कौन कौन सी डिस्टेंस बराबर है, देखिए ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो साथ साथ थे, ये इस मीडियम में चल रहा है और ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इतना आगे जा रही है। बस आर्क लगानी है, आर्क लगा के जो एक कोई यहाँ से रे लगाएंगे टेंजेंशियल निकालेंगे, टेंजेंट होती हुई, तो यहाँ पे कोई पॉइंट टच करेगा वो पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारी जो हमारा इस रे के लिए हुआ ऐसा यहाँ पे होगा, लेकिन हमें इसको कुछ करना नहीं है, हमें क्या कर देना, जो ये रे आई है इसके पैरेलल ही दूसरी रे हमारी गई होगी रूल के हिसाब से, वो ऐसे बना देंगे बस। तो ये हमारी ये रे आ रही है, देखो यहाँ से देखिए
यहां तक तो दोनों साथ चल रहे थे, यहां तक तो दोनों साथ चल रहे थे, क्यों, है ना। अब इसके सामने रिफ्लेक्शन वाला पड़ गया और वो उसके सामने कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। वो तो जब जितनी देर में ये आगे बढ़ेगा, देखो मैं लगा लाइन बना देता हूँ, जितनी देर में यहां से यहां आगे बढ़ेगा उतनी देर में ये वाला रिफ्लेक्ट करके आगे बढ़ेगा, क्यों, बस। ठीक है, तो हमने यहां से जितने ये डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे और इसको आर्क बनाएंगे। अच्छा तुम बताओगे कैसे, हम पहले से नहीं बता सकते ये कितने डिग्री पे होगा, ये डिग्री तो निकालना टारगेट है। तो हमने कहा कि हमें ये पता है कि यहाँ जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, तो पॉइंट तो मिला नहीं कहाँ पे होगी वो डिस्टेंस, तो हमने आर्क लगा दिया ऐसे चलते फिरते कि वो हो कहीं भी हो सकता है इस आर्क पे, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। वो मतलब कि आपकी रे पता नहीं किधर जाएगी लेकिन इतनी दूर होगी। जैसे मैं कहूँ मैं यहाँ बैठा हूँ कि मुझसे कोई चीज भाग के कोई पर्सन जाता है, वो 10 मीटर पर सेकंड से जाता है, 10 मीटर पर सेकंड से, तो 2 सेकंड में कितना जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, किधर होगा, मैंने चाहे इधर हो लेकिन होगा मुझसे 20 मीटर दूर। मैंने डिस्टेंस की टर्म में बता दिया, मुझे पता नहीं गया किधर है, लेकिन 2 सेकंड हो चुके हैं और 10 मीटर पर सेकंड से गया है, तो 20 मीटर दूर मुझसे होगा। किधर होगा वो देख लेंगे। तो ये रे इधर चली है, ये रे यहां से इतनी दूर गई होगी, पता नहीं कहां पे होगी, वो यहां पे भी हो सकती, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, जो रे है वो इससे जितनी दूरी है उतनी दूरी पे ये आर्क लगा दी। अब पता नहीं इस आर्क पे कहां पे वो पॉइंट है जो हमें चाहिए। ठीक है, ये तुमने खाली बताया, ये रे अभी फाइनल नहीं है, ये रे फाइनल नहीं है कि आपको ये डार्क बनाई मैंने, डार्क बनाने की जरूरत ही नहीं, एक सेकंड की। तो जितनी देर में ये रे आएगी उतनी देर में ये रे रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ेगी, तो हमने उतनी जितनी लेंथ है उतनी लेंथ का हमने आर्क लगा दिया, पॉइंटिंग में भी मिला है हमें। अब हमने क्या किया यहाँ पे, जो ये सरफेस आई इस पॉइंट आया है, इस पॉइंट से हमने टेंजेंट बनाया। ये जैसे टेंजेंट बनाया एक पॉइंट बन गया, ये पॉइंट से ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और इसके अब यहाँ पे क्या होगा, इसके पैरेलल बना दो, तो पैरेलल बनाने के कई सारे टूल्स आते हैं, आप दोबारा करेंगे वही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है मेन बात, तरीका क्या है, इसके पैरेलल एक लाइन और बना दी बस, क्योंकि वो भी इसी रूल को फॉलो करेगी। दोनों रे आ तो एक ही तरीके से, ये पहली रिफ्लेक्ट होगी बाद में रिफ्लेक्ट होगी, दोनों पैरेलल होंगी। तो ये डायग्राम बनाना हमारा इंपॉर्टेंट है, सही है। तो आप उसको जो हमारे पीछे डायग्राम बनाया हुआ है उसको देखोगे, उससे और समझ में आएगा। पहले आप बताओ इस पॉइंट में क्या पूछना है, आपको बताइए। ठीक है, इस तरीके से देखिए, तो ये ना जितनी देर ये एसी जो एसी वैल्यू है, इतना ही हम यहाँ से आर्क लगाएंगे, इतनी दूरी पे, ये दूरी सेम है, आर्क लगा दी और यहाँ से टेंजेंट बनाया, तो एक पॉइंट मिल जाएगा। जैसे ही पॉइंट मिलेगा तो हम यहाँ पे ये ऐसे खींच देंगे और ये खिंच जाएगी, तो इसके पहला लेकर रे हमारी यहाँ पे खिंच जाएगी, इस तरीके से। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी के रूप में पढ़ सकते हैं यहाँ पे, सही है। यहाँ पे अगर मैंने जस्ट अ सेकेंड, बताइए इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्यों, सोहम आप बताइए। आ जाएगा, एक बार दोबारा देखिए, सही है। बस खाली आपको देखना है कि ये रे जो आ रही है, ये बे रे मतलब आपकी जो ये रे रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली बाद में रिफ्लेक्ट होगी। तो जितनी देर में ये रे यहाँ से यहाँ तक आएगी उतनी देर में ये रिफ्लेक्ट होगी, और जितनी देर में यहाँ से जितनी डिस्टेंस ये कवर करेगी ये रे रिफ्लेक्ट होके कवर करेगी। तो ये डिस्टेंस जो एसी डिस्टेंस है, जो एसी डिस्टेंस यहाँ दिख रही है, ये ए है और ये सी है। जो एसी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का हम यहाँ से आर्क लगाएंगे, यहाँ से बी से लगाएंगे आर्क, तो आर्क बनेगी और यहाँ से बनाएंगे टेंजेंट, ये टेंजेंट हमारा। तो टेंजेंट से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, जैसे ही पॉइंट मिलेगा उसको लेके हम लाइन खींच देंगे, लाइन खींचने का यहाँ पे भी उसके पहले एक लाइन और खींच देंगे। तो और ये हमारा बन गया, ये क्यों, ये हमारा वेव फ्रंट बन गया और ये हमारी रेज बन गई। तो जो हमारे रेज और इनके परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर वो वेव फ्रंट है और ये रेज हमारी जा रही है। ठीक है, तो हमारा ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये वाला रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे देखिए, सही है। अब यहाँ पे डेरिवेशन कैसे करेंगे, मतलब डेरिवेशन हो ही चुका है, खाली हमें लॉ लगा देना, सही है। देखिए अब देखो कैसे करेंगे,
तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, तो ठीक है, तो इसको देखो, मैं रे को साफ कर देता हूँ ना, नहीं समझ में नहीं आएगा। तो ये जो हमारा, हेलो, कुछ कह रहे क्या? तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे ये हमारी रिफ्लेक्टेड है, और नॉर्मल से जो एंगल बनाती है वो हमारा आई एंगल, आर एंगल है, सही है, ये आर है, और वेवफ्रंट क्या होता है इसके परपेंडिकुलर, वेवफ्रंट इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये कितना हो गया बताओ, ये एंगल कितना हो गया, ये हमारा 90 माइनस आर हुआ, 90 माइनस आर हो गया ना, और ये 90 माइनस आर हुआ, ये और ये अपने आप 90 है, ये और ये 90 आपस में, तो ये 90 माइनस आर आया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आर हो गया, चेक करिए, चेक कर लीजिए, देख लीजिए, देखिए ध्यान से, ये हमारा आर है, जो रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल ये आर है, तो ये एंगल कितना होगा, ये जो मैंने पॉइंट लगाया है, ये 90 माइनस आर होगा, और ये हमारा ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो टोटल 90 का आएगा, तो यहाँ 90 माइनस आर पहले ही हो चुका, तो ये हमारा ये वाला एंगल, ये पूरा वाला एंगल इतना, ये हमारा आर हो चुका है। ऐसे यहाँ पे ये हमारा आई है, तो ये जो डॉट मैंने बनाई है, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई, तो ये टोटल 90 था, तो 90 माइनस आई हो चुका, तो ये पूरा हमारा आर हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हैं, इनके रूल देख लेते हैं। अब इन ट्राइंगल्स में कौन कौन से ट्राइंगल्स है, देखिए हमारा ट्राइंगल है बी ए सी, बी ए सी ट्राइंगल है, बी ए सी, और दूसरा देखिए और सी डी बी, सी डी बी, दो ट्राइंगल हमारे पास, देखिए दोनों ट्राइंगल है, सही है। इनमें क्या चीज कॉमन है देखिए इनमें, इनमें क्या है, एक तो ये वाली कॉमन है दोनों में, दोनों के लिए सिमिलर है, और जितनी देर ये डिस्टेंस भी हमारी सिमिलर है, ये डिस्टेंस भी हमारी सिमिलर है, ठीक है। तो हमारे ये क्या होंगे, तुम्हारे एंगल्स भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, फिर कॉन्ग्रुएंट बन गए, तुम्हारे क्या होंगे, ये हमारे जो एंगल्स हैं वो एंगल्स भी हमारे सिमिलर होंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी दो साइड आपस में सिमिलर हो गई हैं, ठीक है, ये और ये, है ना। तो ये क्या होंगे, इनके जो एंगल्स होंगे वो भी हमारे मैच करेंगे, तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, आई और आर हमारे एंगल भी इसके बराबर हो जाएंगे। और इनफैक्ट हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, एक एंगल और भी तो मैच होगा, ये भी, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ऐसे कर लो, तो दो साइड, साइड एंगल साइड, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा ना यहाँ पे, क्यों, और कौन कौन सी आर्म बराबर होंगी, देखिए कलर दे चेंज कर देता हूँ, ये आर्म ब्लू कलर वाली आर्म और ये वाली आर्म हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, और ये आर्म तो वैसे ही कॉमन है, ये दोनों में वैसे भी इक्वल होगी, और ये एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे, तो दो साइड और एक एंगल हमारा सिमिलर है, तो ये हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, हर तरीके से बराबर होंगे। तो इनके जो दूसरे एंगल बच गए, दूसरे एंगल्स जो बच गए, तो कौन कौन से एंगल बच गए देखिए, ठीक है, ये हमारे एंगल्स हमारे यूज में आ चुके हैं, यहाँ पे ये यूज में आ चुके हैं, सही है। तो हमारे जो एंगल्स ये वाले बच गए, ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, ये एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। बताइए, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है 9th-10th में, प्रॉपर्टी है शायद है ना। दो साइड और एक एंगल, अगर दो ट्रायंगल्स के बीच में दो साइड और एक एंगल अगर कॉमन होता है तो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो बाकी सब चीज़ हमारी इक्वल होंगी, सही है। तो ये जो हमारे जो एंगल्स हैं, ये वाले एंगल, ये उन ट्रायंगल्स के अलग अलग एंगल्स हैं, सही है। इन्हीं इन्हीं ये ट्रायंगल हमारे, ये एक्यूट वाले ट्रायंगल है, ये वाले, ये इसका एक्यूट है, इसका एक्यूट है, तो सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल भी हमारे बराबर होंगे, आई ओ एंगल, आई ओ आर हमारे बराबर होंगे, और आई ओ आर हमारे बराबर है, यही तो कहलाता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा यही कहलाता है।